हेलो दोस्तों, आज हम लोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का जो अध्याय 3 जो दिख रहा होगा कि उसका जो भी कार्य और शक्ति है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो विगत वर्ष देख रहे होंगे कि चाहे सीजीपीएससी स्टेट सर्विस हो या अदर स्टेट सर्विस हो, उसके बारे में आयोग का जो कार्य, उसकी शक्ति और उसकी कैसे जांच का अन्वेषण है, ये संबंधित प्रश्न को पूछा जा रहा है। और हाल ही के घटनाओं में देखें कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव के बाद जो घटनाएं हुई हैं, तो उसमें भी आयोग का जो जांच और अन्वेषण है उसका महत्व को देखते हुए या उनको दिशा निर्देश देने के लिए माननीय बंगाल उच्च न्यायालय के द्वारा अग्रेसित किया गया है। तो बारी बारी हम लोग देखते हैं कि इसका आज जो इसको धारा 12 में विनिर्दिष्ट किया गया है आयोग का कार्य को, और साथ में जांच से संबंधित शक्तियाँ जैसे आपको दिख रहा होगा इसमें 13 में है और 14 में उसकी जो इन्वेस्टिगेशन का जो अधिकार है उसका कहाँ कहाँ सीमा है भारत राज्य क्षेत्रों में, उसका भी उल्लेख किया गया है यहाँ पे। और आयोग के समक्ष व्यक्ति का अभिकथन, चूंकि आयोग जो है उसको सिविल न्यायालय का अधिकारिता प्राप्त है, तो उसके समक्ष जो जो व्यक्ति आएंगे गवाह सम्मान या जांच के संबंधित जो प्रकरण है उसके विषय में, तो उसका भी अधिकार है। साथ में ऐसे व्यक्ति का भी जांच करेगा जो जिसके ऊपर मानवाधिकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है या उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो चलिए हम लोग बारी बारी इस चीज़ को देखते हैं कि है क्या। तो जैसे आपको दिख रहा होगा इसमें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कृत्य और शक्ति अध्याय 3 में विनिर्दिष्ट किया गया है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि एक्चुअल में इसका काम है क्या। तो जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा धारा 12 में इसको विनिर्दिष्ट किया गया है कि ऐसे प्रकरण जो किसी वादी द्वारा अपील किया गया हो या फिर ऐसे स्वतः संज्ञान जैसे मीडिया पेपर या फिर घटनाएं वीडियो या दस्तावेज ऐसे संबंध मिलता है उसके संबंध में जांच करेंगे। और साथ में कभी कभी समय समय पर न्यायालय द्वारा दिशा निर्देश दिया जाता है कि भाई अमुक क्षेत्र में आप मानवाधिकार संबंधित रिपोर्ट हमको तलब करिए करके, तो उस संबंध में भी उस दिशा निर्देश के तत्वाधान में अपना कार्य करता है, जैसे कि 12 में बताया गया है। तो 12 में हम आज देखते हैं कि कभी कभी देखें कि न्यायालय जो है किसी को निर्दोष व्यक्ति को भी कुछ गलत साक्ष्य या सबूतों के आधार पे सजा या दोष सिद्ध कर देता है। तो उस संबंध में यदि आयोग को लगता है कि अमुक व्यक्ति का या उनके विधिक दायित्व या मानवाधिकार का हनन हुआ है, तो के संबंध में भी क्या है न्यायालय में पक्ष रखेगा या प्रस्तुत करेगा या व्यक्ति के जो अन्य मानवाधिकार संबंधित जो मामले हैं उनको न्यायालय के समक्ष पेश करेगा। तो ये भी उनका कार्य है। और जैसा आपको दिख रहा होगा ग में भी इसको बताया गया है कि वो क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार के साथ साथ राज्य मानवाधिकार आयोग भी होगा। तो वो क्या है, राज्य के स्थल या राज्य क्षेत्र में भी समय समय में मानवाधिकार से संबंधित जो भी उल्लंघन है, जो भी समस्याएं हैं, उनके संरक्षण संवर्धन के लिए राज्य सरकार को परामर्श करेगा। जैसे इस धारा 21 से लेके आगे तक के राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन का प्रावधान है। और संबंधित मानवाधिकार से जो भी उसमें सुधार है, समीक्षा है या अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है, वो राज्य शासन के तहत इसके धारा अनुप्रावधान किया गया है कि वह वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से राज्य सरकार को भी अपना जो लेखा जोखा है वह उसको प्रस्तुत करता है। तो हम लोग देखते हैं कि आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का आगे और क्या कार्य है। तत्वाधान में बताया, जैसे देखिए 12 में बताया गया कि देखिए वो बताता है कि यदि कोई कानून है और उस कानून में ऐसा वो बनाया है या संविधान संशोधन हुआ है या ऐसे कोई अधिनियम पारित हुआ है जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि मानवाधिकार का इसे कंडिका या इस प्रावधान के लागू होने से हनन हो सकता है या व्यक्ति के मानवाधिकार सीमित हो सकता है या उल्लंघन हो सकता है, के संबंध में भी अपनी जो परामर्श है संबंधित विधायिका या कार्यपालिका सरकार को प्रस्तुत करेगा ये। अब आगे इसमें इनकी देखते हैं, जैसे आतंकवाद होता है या फिर विभत्स घटना हो गया या वो देखिए बाढ़ आपदा हो गया, युद्ध हो गया, उस संबंध में भी मानवाधिकार क्या करते हैं कि व्यक्ति को उचित उनमें जो मानवीय अनुभूति के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो नहीं मिल पाता,
तो उस संबंध में भी संबंधित संस्था संगठन को अपील करेगा या मानवाधिकार संरक्षण के लिए उनके सहयोग की अपील करेगा ये। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जैसे इसमें दिखा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है या अन्य राज्य मानवाधिकार आयोग है, तो उनसे भी क्या करेगा, मानवाधिकार से संबंधित जो भी उनको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या अन्य मूलभूत जो सुविधा मिली हुई है के संबंध में सिफारिश करेगा। अब मानवाधिकार का जो अनुसंधान और जो इन्वेस्टिगेशन है, जैसा कि इसमें विदित धारा में उनको अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार है तो पूरे भारत क्षेत्र में होगा, और यदि राज्य मानवाधिकार है तो फिर वो राज्य के क्षेत्र में होगा। और समय समय पे जो भी न्यायालय उनको क्या करे, जो भी उनको दिशा निर्देश दे उनके तत्वाधान में भी कृत्य करेगा वो। अब आगे इसमें बताया गया झ में कि देख रहे हैं आप लोग, जैसा कि मानवाधिकार कार्यरत जो रहते हैं उनमें गैर सरकारी संगठन या निकाय या अन्य व्यक्ति रहते हैं, उनमें यदि मानवाधिकार का हनन हो रहा है या फिर वो उसको संरक्षण संवर्धन करना चाह रहे हैं या फिर मानवाधिकार से संबंधित कोई परामर्श है, सुझाव है, उसको भी उसमें शामिल किया जाएगा। और इसमें और देखा गया है कि अन्य जो प्रकार है, जैसे देखेंगे कभी कभी पुलिस अभिरक्षा में व्यक्ति की पिटाई हो गई, मृत्यु हो गई, या उनको इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत ही उत्पीड़ित किया जा रहा है, या फिर जेल अभिरक्षा में भी देखेंगे समय समय पर मानवाधिकार जो है, किसी जेल में सजायाफ्ता कैदी का मानवाधिकार का संबंधित कोई घटना होती है तो ये लोग सर्वेक्षण करते हैं वहाँ पे। और साथ में प्रचार प्रसार के लिए जैसे आपको दिख रहा होगा इसमें टोल फ्री नंबर है 1443 है। साथ में अपनी व्हाट्सएप में ईमेल या मैसेज या इनके वेबसाइट में जाके भी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं यदि मानवाधिकार का आपका हनन हो रहा है। तो वही है, व्यक्ति का जीवन जीने के लिए जो अधिकार उनको प्रदत्त है, संविधान या विधिक अधिकार है, उन्हीं को मानवाधिकार के रूप में कहा गया है। अब देखते हैं हम लोग इसमें, भाई देखिए अब उनको कंप्लेन मिलेगा तो जांच से संबंधित कैसे शक्तियाँ हैं उनको, क्या क्या किन किन प्रावधानों के तहत, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार भारत की बात कर रहे हैं तो उनको क्या करेगा। तो सबसे पहले और उनको सिविल संहिता 1908 के तहत कार्यवाही का उनको अधिकार होगा। और दूसरा हम लोग बोल ही रहे हैं कि उनको सिविल न्यायालय का अधिकारिता क्षेत्र प्राप्त है, तो इसमें आप लोग दिख रहा होगा कि ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 100, तो इसमें 100 में वही बताया गया कि भाई अब वो जो भी संज्ञान है या जो भी साक्ष्य गवाह है उनको एक गुप्त रूप से रिपोर्ट प्रेषित किया जाएगा, बाद में उनकी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद सार्वजनिक किया जाएगा। उसी तरह से भारतीय दंड संहिता 1860 में जो धारा प्रावधान है, जैसे 175 से लेके 180 तक के प्रावधान है, जिसमें बताया गया कि लोक प्रशांति या अन्य न्यूसेंस या अन्य चीज़ों को हटाने के लिए भी के द्वारा प्रदत्त जो शक्तियाँ हैं या जो मानव को अधिकार दिया गया है उसका इम्पीचमेंट हो रहा हो, हनन हो रहा हो, तो यही अधिकार है। साथ में उनको एक, भाई हम बोल चुके हैं पहले भी कि सिविल न्यायालय का अधिकारिता है, लोगों को दिख ही रहा होगा कि आईपीसी के धारा 228, इसके तहत क्या है कि कोई भी न्यायिक अधिकारी है या न्यायिक व्यवस्था है जिनमें इंटरफेयर करता है आदमी के संबंध में दंडात्मक कार्रवाई करता है, प्रावधान किया गया है 175 और 180 से आगे जो है, तो उसको भी निर्दिष्ट किया गया है। साथ में उनका जो विशेष जांच है कि आईपीसी की धारा 228 के तहत कोई भी व्यक्ति उसको क्या नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो समय समय पे उनको इन्वेस्टिगेशन या लंबित मामले हैं जो मानवाधिकार से रिलेटेड है उसको भी जांच के लिए अनुदेश करेगा, या फिर समय समय पे ऐसे प्रकरण है जो अन्य आयोग या फिर अन्य अभिकरण में लंबित है तो न्यायालय की अनुमति से भी जांच करने का उनको प्रावधान है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि धारा 14 में अन्वेषण, तो भाई इन्वेस्टिगेशन करेगा वो जो है, तो उसके लिए धारा 14 में जब चलते हैं कि उनका इन्वेस्टिगेशन का प्रक्रिया कैसे क्या है, तो जैसे आपको दिख रहा होगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जो भी आयोग है वो अन्वेषण करने का अधिकार है, क्योंकि उनको सिविल न्यायालय का हम लोग पहले भी विदित कर चुके हैं कि उनको अधिकार है। तो इस संबंध में क्या करेगा, देखिए सिविल न्यायालय है तो उनको किसी भी व्यक्ति को सम्मन जारी करने का है ना भाई, सम्मन जारी करेगा, उनको जांच में सहयोग के लिए दिशा निर्देश कर सकता है या बुला सकता है, या फिर अपने कार्यालय में उपस्थित होने के लिए उनको ऐसा कोई समय सीमा निर्धारित करेगा कि भाई आप इनके बारे में इन मामलों में पक्ष रखिए, क्या जानते हैं, कितना है, क्या है, कैसे है। या फिर देखेंगे पुलिस के अभिरक्षा में मारपीट हुए तो उनके जो संबंधित
भार साधक अधिकारी उनको तलब किया जाता है, या महिला से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड जितने भी वर्ग हैं उनके यदि मानवाधिकार का हनन हो रहा है तो देखिए, हम लोग पहले भी इसे बता चुके हैं कि इनको सिविल न्यायालय का अधिकारिता प्राप्त है। तो कभी भी साक्ष्य का अभिकथन या कभी भी गवाह को बुलाने का इनके पास वैधानिक शक्ति रहती है। जो भी उनका सम्मन आया, नोटिस आया है, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि भाई अब उनका नोटिस आया है तो हम नॉर्मली उनको हल्के में लें। तो इसमें आपको उपस्थित होना अनिवार्य है, और उनके जो भी संबंधित प्रश्नोत्तरी है उनको आपको जवाब देना जितनी आपकी अधिकारिता है या फिर जो आप जानते हैं, क्योंकि ये आपके जो अभिलेख है या स्टेटमेंट है वो भी इसमें साक्ष्य में सुसंगत माना जाएगा, जैसे इनके आयोग के अभिकथन में बताया गया है। अब लास्ट में हम लोग इसमें देखते हैं कि धारा 16 में, तो धारा 16 में वही बताया गया कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा संगठन है जो क्या करता है, मानवाधिकार आयोग के जो सुनवाई है, जो उनके कार्य क्षेत्र है या उनके कार्यों में व्यवधान डाला जा रहा है ना, तो उनके संबंध में फिर जो कानूनी कार्रवाई किया जाएगा यहाँ पे, जैसे आपको दिख रहा होगा कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, या जांच में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो उन व्यक्ति को क्या सम्मन जारी करके पूछताछ कर सकता है। लेकिन इस धारा में देखिए क्या है, उनको उस चीज़ में फेवर में लेना पड़ेगा व्यक्ति को कि भाई आप, मतलब ये है कि सौहार्दपूर्ण उस व्यक्ति से उस मामलों में को सुलझाया जाएगा कि आप इन मामलों में दखलंदाजी न दे कृपया, इस तरह से, क्योंकि इनमें दंडात्मक कार्य करने की उनकी पावर नहीं है, तो दंड विधान तो है नहीं। यह व्यक्ति के जो विधिक अधिकार है, स्वतंत्रता अधिकार है, उन्हीं को संरक्षण करता है, जांच करता है और समय समय पे सरकारों को प्रतिवेदन देता है। तो ये छोटा सा विषय था जो मानवाधिकार से उसका कार्य या उनके कृत्य का है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि जांच की टीम है क्या। तो जैसे आपको विदित हो रहा होगा कि इसमें अन्वेषण में हम लोग देखे थे कि इसमें क्या रहता है, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है वो क्या करेगा, वो महानिदेशक पुलिस स्तर के अधिकारी को नियुक्त करके उनके तत्वाधान में इन्वेस्टिगेशन करेगा। और ये राज्य स्तर है तो वहाँ पे क्या है, डीआईजी लेवल का अधिकारी हो, जो उप महानिरीक्षक स्तर का अधिकारी हैं उनके तत्वाधान में, उसमें सारे उनके अधीनस्थ जो पुलिस अधिकारी होंगे वो होंगे। और समय समय पे ये जांच और दिशा निर्देश करके न्यायालय में उसको प्रस्तुत करेगा, सरकार को सिफारिश करेगा। कई विभागों में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि भाई आप मानवाधिकार का हनन न करें, या उनको अवेयरनेस किया जाएगा। समय समय पे मीडिया ग्रुप, टोल फ्री नंबर, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा कि आपका मानवाधिकार क्या क्या, किन किन सब्जेक्ट में या किन किन विषयों में है, और उसके उल्लंघन के लिए आप कहाँ जा सकते हैं। तो ये छोटा सा विषय था कि मानवाधिकार अधिनियम 1993 जो भारत में प्रवृत्त कानून है, उसमें उसका आयोग का कार्य, इसको बार बार 2018 से लेके, और अन्य देखे होंगे आप लोग सिविल सेवा में, तो बार बार पूछा जा रहा है कि क्या क्या कार्य है। तो जनरल अध्याय 3 में हम लोग देख चुके हैं, जो 12 से 16 धाराओं के तहत विनिर्दिष्ट है। यह वीडियो कैसा लगा बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय को व्यक्त करिएगा। थैंक यू।